जी, आज के हम गुफ्तगू करेंगे आइटम एनालिसिस के ऊपर। आइटम यहाँ मुराद है कि जो आप बच्चों से पेपर लेते हैं ना, तो पेपर कंसिस्ट होता है सवालों के ऊपर। यानी पेपर जो आपका है, जो टेस्ट आप लेते हैं, तो टेस्ट इज द सम ऑफ क्वेश्चन। अब वो जो क्वेश्चन हैं जो आप बच्चों से पूछ रहे हैं, आंटी उनके हवाले से हम देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे हैं। क्या वो आसान है, क्या वो मुश्किल है, क्या वो नलायक और लायक बच्चे के अंदर, दीदा। क्लास के कमजोर और अच्छे बच्चे के अंदर, क्लास के यानी क्लास में मौजूद तमाम बच्चों के अंदर कुछ फर्क करता है कि सबके लिए एक जैसा ही है। यानी इसको देखो, जैसे आप कोई सवाल एमसीक्यूज देते हैं, उस एमसीक्यूज का एक ऑप्शन आप ऐसा शामिल कर देते हैं कि पूरी क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूँ जो है ना वो गूगल फॉर्म टेस्ट लेता हूँ। अब उसके चार ऑप्शन हैं और मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कि एक एमसीक्यू ऐसा है कि जिसके चार डिस्ट्रैक्टर हैं और तीन डिस्ट्रैक्टर और एक करेक्ट आंसर। तो एक डिस्ट्रैक्टर को किसी ने भी टेक नहीं किया, यानी वो इतना वीक डिस्ट्रैक्टर था कि सबको पता चल गया। जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो मैं चार ऑप्शन देता हूँ: लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और लंदन। अब एक ऑप्शन लंदन वाला कोई भी नहीं करेगा। हो सकता है कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन कराची उसके लंदन में कोई भी करे। अब ये ऐसा वीक डिस्ट्रैक्टर है कि इस सब किसी ने भी टेक नहीं किया इसको। ठीक, तो हम ये चीजें इसके अंदर जो है वो देख रहे होते हैं। आपने थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना है और मुझे जवाब भी देना है, नहीं तो मैंने क्लास छोड़ के भाग जाना है। ठीक है, जवाब देंगे। Item analysis is the process used to evaluate the quality of individual test item. Questions in the test or exam. देखिए, हम इसके अंदर जो टेस्ट है उसकी क्वालिटी को देख रहे होते हैं। ये मेरी बहन जो है ना, सना, इसका स्पीकर मैंने खुद ही बंद करना होता है। सना सना सना, आपको म्यूट कर दूं। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट आइटम के हर टेस्ट के हम एनालिसिस जो कर रहे होते हैं, नहीं होते। इट हेल्प टीचर एंड टेस्ट डेवलपर, उस्ताद की और टेस्ट बनाने वाले को आइडेंटिफाई विच क्वेश्चन आर इफेक्टिव, कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा था। यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसके चार ऑप्शन हैं, किसी ने पहला लगाया, किसी ने दूसरा, किसी ने तीसरा, किसी ने चौथा, इसका मतलब है क्वेश्चन जानदार था, सबको कंफ्यूज किया इसने। ठीक है, तो विच आर टू, कोई इतना आसान सवाल हो कि सबको जो करेक्ट आंसर लगा रहे हैं कोई भी डिस्ट्रैक्टर की तरफ नहीं जा रहा, या कोई इतना मुश्किल हो कि किसी को पता नहीं चल रहा। एंड विच फेल टू डिफरेंशिएट बिटवीन, और कोई ऐसा हो जो हाई और लो उसके अंदर परफॉर्मेंस, यानी कि जहां क्लास के अंदर हमारे अच्छे परफॉर्मर हैं, लाइक बच्चे हैं, वो फर्क ना कर सके, या नलायक बच्चे फर्क ना कर सके। तो यहां तक बात की समझ आ गई। बेसिकली टेस्ट को जांचना कि वो टेस्ट कितना जानदार है, कितना शानदार टेस्ट बना हुआ है, ये देखना हम ये एटम एनालिसिस बोलते हैं। इसके हमारे पास ना ऑब्जेक्टिव पांच तरह के हैं। इसके मकसद हमारे क्यों हम आइटम एनालिसिस करते हैं, बेसिकली हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो टेस्ट की है ना उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। अभी आपको पता नहीं होगा रिलायबिलिटी क्या है और वैलिडिटी क्या है। अगर आज दिल बन गया तो ठीक है, नहीं तो कल हमने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का टॉपिक पढ़ना है, इसलिए मैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं कल टॉपिक पढ़ाऊंगा, या अगर अभी आपका दिल हुआ या मैं न थका तो फिर पढ़ा दूंगा। टू आइडेंटिफाई इम्बिगुअस और पोअरली कंस्ट्रक्टेड एटम, हमें पता चल जाता है, यानी देखना कि कौन सा टेस्ट है बड़ा इम्बिगुअस है और बड़ा पोअरली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। आइटम एनालिसिस का सिंपल मतलब ये है कि टेस्ट को जांचना, टेस्ट कितना जानदार है, टेस्ट कितना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना फर्क करने वाला है, कितना जो है ना जबरदस्त टेस्ट बनाया गया है, ये देखना होता है। टू इंश्योर फेयर असेसमेंट फॉर आल स्टूडेंट, कि फेयर मैं देख टेस्ट इतना आसान बना दें आप कि सारे बच्चे ही कर लें, तो भाई फेयर असेसमेंट तो ना हुई। जो बेचारे पढ़ 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 थक गए थे, उन लोगों को तो वो तो दुख होगा कि यार हम पढ़ पढ़ थक गए और आसान से सवाल उठा के दे दिया, ये तो सबको आता था, मुश्किल दिया ही नहीं है। और टेस्ट इतना मुश्किल बना दें कि थोड़ी मैंने कहा कि यार की फजूल टेस्ट है, हमने तो आज के बाद पढ़ना ही कोई नहीं, पढ़ाई ही छोड़ देनी है। अब तो आजकल के बच्चे इतने बुजदिल हैं कि अब स्टूडेंट मेरे प्रेजेंटेशन ना देने, सिर्फ इस डर से कि पेपर इंग्लिश में होगा, फेल हो जाएंगे, बच्चे कह रहे हैं सर जी हमने आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी। मतलब वो पहले चाहते हैं कि हमें कोई ना, जब एडमिशन हमने लिया था हमें कोई लिख के दे दे, एक स्टाम्प टीचर हमें दे दे कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अगर टीचर उनको एक दफा कह दे ना कि बच्चों आप पढ़ लो आपने फेल हो जाना है, तो वो आधी क्लास अज्यूम करके बैठी होती है वाकई हमने फेल हो जाना है, और वो उसके बाद जो है राब्ता कर रहे होते हैं कि सर फिर हमें रहने नहीं दें, हम तो फिर हमने तो फेल ही हो जाना है।
तो ये आजकल, वैसे आजकल हमारी हालत हुई है एजुकेशन की ना, हम कहते हैं पढ़ना पढ़ना ना पढ़े हमें। टू रिवाइज आर रिमूव नॉन फंक्शनिंग टेस्ट एटम। तो टू रिवाइज आर रिमूव नॉन फंक्शनिंग टेस्ट एटम, वो जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, यानी उनका कोई फायदा नहीं है, वो कोई जानदार क्वेश्चन उनको निकाल, टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग, कि बच्चों की लर्निंग कितनी एक्यूरेट चल रही है उसको देखना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आते हैं हम, एटम एनालिसिस की तीन टाइप होती है। एक होती है आइटम डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन पावर, इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर, रटा लगा लें, ठीक है। आइटम एनालिसिस की कितनी टाइप होती हैं? तीन। आइटम डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर। पहले की तरफ आते हैं, इसको पी वैल्यू भी बोलते हैं। इट इंडिकेट हाउ द टेस्ट इज डिफिकल्ट, टेस्ट कितना मुश्किल है ये हमें कहाँ से पता चलता है? आइटम डिफिकल्टी से। इट इंडिकेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गॉट इट राइट, इसका हमें पता चलता है कि कितने बच्चों ने उस टेस्ट को राइट किया है। देखें, सवाल जो मेरी एक मिसाल ध्यान में रख ले, मैं हर कहीं वही दूंगा इस टॉपिक के अंदर। 100 सवाल, यानी 100 MCQs हैं। कितने हैं? 100 MCQs हैं। 100 नंबर का पेपर है। 100 MCQs, 100 नंबर का पेपर, और हर MCQs के कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ये आप जेन में रखना। तो ये हमें बताती है कि कितने बच्चों ने राइट आंसर किया। इट इज रिकमेंडेड टेस्ट वुड बी नेदर टू इजी नॉट डिफिकल्ट। ये रिकमेंड किया जाता है कि टेस्ट ना तो इतना आसान हो कि सारे बच्चे 80 90 100 ले रहे हैं, 80 90 100, 80 90 100, और टेस्ट इतना मुश्किल भी ना हो कि हर बच्चे के 10 20 5 10 20 30 नंबर हैं। इतना मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। बात की समझ आ रही है ना? ये हमें बताता है कि टेस्ट ना मुश्किल हो ना आसान हो। ये हमें बताता है कि कितने परसेंट बच्चों ने ठीक किया है। इसका फार्मूला होता है F = NR/NT मल्टीप्लाई बाय 100। एन होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द राइट आइटम, यानी वो बच्चे जिन्होंने करेक्ट टिक किया। यानी आपका MCQs है, तो 100 बच्चों से 100 नंबरों का 100 MCQs के ऊपर पेपर आपने लिया है। अब वो 100 बच्चों में से जितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 70 बच्चों ने, कितने बच्चों ने? 70 बच्चों ने करेक्ट किया है। एंटी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? यानी 70/100 जरब क्या हो जाएगा? 100। टोटल 100 है ना? बात की समझ आ रही है ना? यानी NR राइट आंसर 70 बच्चों ने किया है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100। परसेंटेज जो 100, 100 से कट गया, पीछे क्या बच गया? 70। अब 70, इसका मतलब है कि 70% बच्चे जो हैं वो 70% नंबर ले रहे हैं, यानी 70 बच्चे 70% नंबर ले रहे हैं। और अब आपने देखना है आगे, F इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट रेंजेस फ्रॉम 30 to 70। अगर एक टेस्ट आप देते हैं और उसके बच्चों के जो नंबर हैं वो 30 से 70 के दरमियान आते हैं, कि कहाँ पे आते हैं? 30 से 70 के दरमियान। इसका मतलब क्या होगा कि अगर तो वो 70 से ज्यादा हो, इसका मतलब टेस्ट बहुत आसान है। बच्चों की, ज्यादा बच्चों के नंबर 70 से ज्यादा, एवरेज जो है ना वो 75 निकल रहा है, 80 निकल रहा है, 85 आ रहा है एवरेज, इसका मतलब टेस्ट बहुत आसान था। और अगर एवरेज हमारा 30 से कम आ रहा है, 25 20 30 आ रहा है, इसका मतलब टेस्ट बहुत टफ था। और अगर टेस्ट की जो है वो 50% आ रहा है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो है वो एक्सेप्टेबल था। यानी अगर आप अपनी क्लास में 100 बच्चे हैं और आप उससे 100 MCQ के टेस्ट लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी क्लास में ज्यादा बच्चे जो है वो 30 से 70 के दरमियान फॉल कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका टेस्ट ठीक है। और अगर बच्चे 70 से ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब टेस्ट बहुत आसान था। अगर आपके बच्चे 30 से कम नंबर एवरेज ले रहे हैं तो इसका मतलब टेस्ट बहुत मुश्किल था। किसको इस बात की समझ नहीं आई? जल्दी करें, एक टॉपिक हमारा 3 में से एक हिस्सा मुकम्मल हो गया है। जिसको इस बात की मेरी समझ नहीं आई जो अब तक मैंने कहा है वो बोले। शुक्रिया। मैडम सना, आपको आई है? शुक्र, क्योंकि आप नई है ना। ये तो बकारो निस्सा तो पढ़ पढ़ के बुढ़ी हो गई है मेरे से। अब पता नहीं इसे नौकरी कब लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लें, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल, अब देखें, सिडनी, कैनबेरा, मेलबोर्न, पर्थ। अब ये वाला एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है। आप में से बहुत से लोग जो है वो सिडनी लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिडनी एक इंपॉर्टेंट सिटी है, ज्यादा तिजारत यहाँ पे होती है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, लोग इसको जानते हैं। अब और कैनबरा उसका असल बेसिकली जो उसको कैपिटल है वो अब ये वाला क्वेश्चन, इसका मतलब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब लोग ज्यादा सिडनी लगाएंगे तो एक क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना। उसका अगला आ जाते हैं।
नेक्स्ट उसके सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिस्क्रिमिनेशन पावर को डी वैल्यू से भी शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि नलायक और लायक, पहले वहां पिछले में ना डिफिकल्टी में सवाल की बात हो रही थी, यहाँ बच्चों की बात हो रही है। देखिए मेरी ना क्लास है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर ना बच्चे 20% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमाल के हैं, जीनियस बच्चे हैं यार, बहुत पढ़ के आते हैं। और कुछ 30-40% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल निकम्मे मेरे तरह हैं, नीले दिले हैं, कोई नहीं पढ़ के आते, और मैं कुछ नहीं आता जाता होता। अब मैंने बच्चों से पेपर लिया है, 100 बच्चों से 100 नंबर का, 100 MCQs का पेपर लिया है। अब मैं क्या देखता हूं कि जो मेरे MCQs है मेरा, वो जो लाइक बच्चे हैं जो इतना पढ़ते हैं उनका भी गलत हो गया, लाइक बच्चों का MCQs भी गलत हो गया। तो बड़ी क्रिटिकल अलार्मिंग। इसका मतलब है टेस्ट के अंदर कोई झोल है जरूर, कि जो लाइक बच्चे। और फिर मैंने एक और टेस्ट बनाया, मैंने लिया जो मेरी क्लास के सबसे नालायक बच्चे थे ना, बिल्कुल नेले देले, वो भी कर गए, उन्हें उन्होंने भी सवाल ठीक कर लिया। अब ये भी कोई झोल है भाई? ये टेस्ट जो है ना, नालायक बच्चों ने टेस्ट ठीक कर लिया है, नालायक बच्चों के इतने नंबर आ गए हैं। ये टेस्ट ऐसा, लायक बच्चों के नंबर इतने कम आए हैं। ऐसे दोनों टेस्ट जो है ना वो ठीक नहीं होंगे। यानी इनकी डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी डिस्क्रिमिनेट मतलब फर्क कर सकना, ये पावर ठीक नहीं होगी। मेरी बात को गौर से सुनना है। सवाल दिया, लाइक बच्चों ने सवाल गलत कर दिया है, तब भी मसला। और नालायक बच्चों ने सवाल को ठीक कर दिया है, तब भी मसला। तो भाई कैसा होना चाहिए? जी टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि क्लास के लायक बच्चे अच्छा परफॉर्म करें और नालायक बच्चे लो परफॉर्म करें। डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए। और होता है कि अगर क्लास के टॉपर, अगर वो कम नंबर ले रहे हैं, क्लास के नालायक बच्चे ज्यादा नंबर ले रहे हैं, भाई कहीं बात है, या बूटी लगाई है, या पेपर ऐसा बना हुआ है। बात को समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि टेस्ट को डिस्क्रिमिनेट कर सकें। टेस्ट लाइक लाइक हो, नलाइक नलाइक होना चाहिए। इट रेफर टू द डिग्री टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल विद हाई एंड लो अचीव, लो और हाई के दरमियान फर्क करती है। तो डी इज इक्वल टू NH माइनस NL डिवाइडेड बाई एन। यानी NH से मुराद है कि हाई अचीवर, और NL से मुराद है लो अचीवर। भाई मेरी क्लास में 20 लो हाई अचीवर है, इतने लो अचीवर वगैरह, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ लो अचीवर हु गॉट द आइटम राइट। अब यहाँ पे वो जो थोड़े जो मेरे पास नलायक बच्चे हैं लेकिन उन्होंने सवाल ठीक कर लिया है, नलायक था सवाल ठीक कर लिया है उनको। अच्छा अब इसकी एक वैल्यू है, वो है 1 से लेके 0.3 तक, 1 से लेके 0.3 तक। अब इसको मैं आपको कैसे मिसाल इसकी दूं? 1 से 0.3, सॉरी इसको ना मैंने उल्टा लिख दिया है, इसमें मैंने उल्टा लिख दिया है। इसको ना ऐसे करो, 0.3-1। ठीक है। अगर मेरे जो बच्चे हैं जिनसे मैंने टेस्ट लिया है, उनके नंबर 30 से ज्यादा हैं, जो क्लास में टेस्ट लिया है उनके नंबर 30 से ज्यादा हैं और 1 से कम है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा। जितना कोई टेस्ट 1 के करीब होगा, जितना कोई टेस्ट 1 यानी 1 के करीब होगा, इसका मतलब है वो डिस्क्रिमिनेट सही कर रहा है, वो जबरदस्त यानी उसने नलायक और नलायक को छांटी करके रख दिया। ऐसा टेस्ट जो 1 होगा या 1 के करीब होगा, इसका मतलब है बड़ा जबरदस्त टेस्ट था, इसने नलायकों नलायकों की छांटी करके रख दी है। और अगर एक ऐसा टेस्ट हो जिसमें 0.3 से कम आ रहा हो स्कोर, इसका मतलब है इसने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, नलायक और लायक एक ही कैटेगरी के अंदर गिने गए हैं। वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट 100% डिस्क्रिमिनेशन, यानी 1 है तो 100%। और वैल्यू अगर लेस देन 0.3 है तो इसका मतलब है कि इनके टेस्ट कैपेबल ही नहीं था को डिस्क्रिमिनेट कर सके। थोड़ी सी बात को समझ रहे हैं? फार्मूला आपको आना चाहिए। NH हाई अचीवर, ठीक है, और जो हाई नंबर ऑफ हाई और लो अचीवर, ये तो नीचे वाला हो गया एन, ठीक है। मतलब आपने एन, जो एन ये वाला लिखा हुआ है ना छोटा एन, इसका मतलब है आप इसके ऊपर कोई एक चीज लिखेंगे, या हाई अचीवर का लिख लें क्लास के, या लो अचीवर लिख लें। ऊपर जो है वो आप क्या लिखेंगे, हाई अचीवर, और नीचे माइनस क्या कर लेंगे, लो अचीवर। और इसके बाद आप देखेंगे इनका कि ये वाले जो जवाब क्या आता है। अगर जवाब आपका आता है 0.3 से 1 के दरमियान, तो टेस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जितना 1 के करीब होगा टेस्ट उतना जबरदस्त था। और अगर उससे कम होगा तो टेस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। यानी उससे कम होगा तो इसका मतलब टेस्ट लो डिस्क्रिमिनेट करता। इसका आंसर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैपिटल ऑफ फ्रांस, कौन सा कैपिटल है फ्रांस का? बड़ा आसान सवाल है, सबने बता देना सर जी फ्रांस है, और सॉरी पेरिस है। अब ये वाला एक आसान सा क्वेश्चन था, और इसने ये वाला बताएं ये सही डिस्क्रिमिनेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा भाई, क्योंकि आसान सवाल था, सभी ने पेरिस लगाना है। तो मुझे नलाई को लाई का फर्क तो ना पड़ा, पता चला ना इसका।
आगे मैं इसकी मिसालें भी दूंगा, जरा थोड़ा आगे और चलते हैं। ये थोड़ा इसका पता चल गया आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन पावर का। इफ अ क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेट वेल, अगर टेस्ट अच्छा डिस्क्रिमिनेट करता है, इट शुड डिफरेंशिएट बिटवीन, भाई अच्छा टेस्ट है ना, तो वो जहरी बात है हाई और लो अचीवर, ज्यादा लाइक और नालायक बच्चों के अंदर फर्क करना सिखाएगा। सपोज 80% ऑफ हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट आंसर करेक्टली, भाई अगर अच्छे 80%, मिसाल तो टेस्ट लिया, और टेस्ट के जो लाइक बच्चे मैंने लिखे NH जो मेरे थे हाई अचीवर बच्चे थे, उन्होंने उनमें से 80% बच्चों ने आंसर ठीक दिया, और सिर्फ 20% बच्चों ने कम परफॉर्म किया, यानी लाइक बच्चों में से सिर्फ 20 बच्चे जिनके सवाल गलत हो गया। तो ये तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि हाई डिस्क्रिमिनेशन है। ये क्या है? हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि भाई ठीक है 80% बंदों ने सवाल ठीक कर लिया है ना, तो ये हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर है। एज इट इफेक्टिवली डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल बदल, ये हो गया, ये इसकी समझ आ गई। अभी मैं इसकी एक और मिसाल भी यहाँ आगे लिखी हुई है। ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द मून, अर्थ जो है वो मून के गिर्द घूमती है। अब इफ अ क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेट वेल, अगर तो मैं कहूँ क्वेश्चन ने बहुत जबरदस्त डिस्क्रिमिनेट किया है, तो क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट शुड बी मोर लाइकली टू चूज द करेक्ट आंसर। जो हाई परफॉर्मेंस स्टूडेंट होंगे वो क्या कहेंगे कि अर्थ मून के, वो कहेंगे गलत है, ठीक है, कंपेयर टू लो परफॉर्मेंस स्टूडेंट। और यानी कि हाई परफॉर्मेंस जो होंगे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो बताएंगे जी नहीं, मून के गिर्द अर्थ नहीं घूमती। लेट्स से 95% ऑफ हाई अचीवर स्टूडेंट आंसर फॉल्स, अगर 95% बच्चे कहते हैं कि जी मून के गेट घूमता है, ट्रू है, तो वाइल ओनली इसी 5% कहते हैं, इसका मतलब है कि टेस्ट तो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर रहा है। क्वेश्चन हैज रिलेटिवली हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर एज इट इफेक्टिवली सेपरेट, वो ऊपर तक बात खत्म हो गई, नीचे वो कह रहा है हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर जो तब होगी एज इट इफेक्टिवली सेपरेट स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल, तो जब वो नलायक और लायक का फर्क कर सके, दोनों को अलग अलग कर सके, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेट वाल कर रहा है, अच्छा कर रहा है। डिस्क्रिमिनेट करना, फर्क करना, नालायक और लायक की अलग अलग लाइनें खींचना, बाउंड्री बनाना और फर्क करना, उसे बोलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन की समझ आ गई? पहला था आइटम डिफिकल्टी, दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिस्क्रिमिनेशन पावर की समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब आते हैं आखिरी तीसरा ऑप्शन था इफेक्टिवनेस और डिस्ट्रैक्टर। डिस्ट्रैक्टर कैसे कहते हैं कि जो एक एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन होते हैं, उनको उनमें से एक आंसर ठीक होता है और 3 डिस्ट्रैक्टर होते हैं। अगर मैंने आपको एमसीक्यूज दिया है और उसके जो ऑप्शन हैं, वो उसके ऑप्शन इतने जानदार हैं, इतने जबरदस्त हैं कि हर बंदा कोई ना कोई गलत लगा रहा है, कोई ऊपर वाला कोई इस तरह लगा रहे हैं, तो गुड डिस्ट्रैक्टर अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट फ्रॉम द लोअर ग्रुप देन द अपर ग्रुप। जो गुड डिस्ट्रैक्टर है वो, अच्छा डिस्ट्रैक्टर वो होगा मोस्ट स्टूडेंट फ्रॉम द लोअर ग्रुप, वो छोटे ग्रुप की तरफ से अपने अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द अपर ग्रुप। यानी इसको मिसालों से देखो ना, कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, उसके उसमें से जो स्टूडेंट हैं फ्रॉम द लोअर ग्रुप, देन जो लोअर ग्रुप के लोग हैं, थोड़े नालायक लोग हैं, देन द अपर ग्रुप, वो ज्यादा भटकेंगे बजाय अच्छे बच्चों के, ठीक है। इफ अ डिस्ट्रैक्टर इज इनइफेक्टिव, अगर जो डिस्ट्रैक्टर है वो इनइफेक्टिव है, यानी किसी काम का नहीं है, तो इट वुड बी चूजन बाय बोथ हाई एंड लो परफॉर्मर। यानी कि अब ऐसा डिस्ट्रैक्टर है, मैं इसकी मिसाल अभी दे रहा था ना आपको, कोई सवाल है जैसे मैंने लंदन लिख दिया है कैपिटल में। अब लंदन इतना इतना वीक डिस्ट्रैक्टर है कि कोई भी ना नालायक उसको टेक करेगा ना लायक टेक करेगा। इसका मतलब है कि इस सवाल का डिस्क्रिमिनेशन लेवल जो है, इंडेक्स है जो बहुत लो है, यानी ये बहुत वीक डिस्ट्रैक्टर है। और अगर हाईली इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर वुड बी सिलेक्टेड प्राइमरी बाय लो परफॉर्मर इंडिकेटिंग। हाई डिस्ट्रैक्टर तो ये होगा कि जिसको लो वाले, यानी जो कमजोर बंदे हैं वो लगा रहे होंगे, डेफिनेटली वो कमजोर वालों को ज्यादा की तरफ भटकाएगा। इंडिकेटिंग इट्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट बाय वेरीफाइंग लेवल। थोड़ा इसको ना थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। मैं इसकी और कोई आसान से तलाश करता हूँ मिसाल, और दोबारा वही मिसाल देता हूँ। बच्चे डिस्ट्रैक्टर की पता चल गया कि डिस्ट्रैक्टर क्या होते हैं। वो जो 4 आपके ऑप्शन होते हैं ना, A B C D, वो आपके डिस्ट्रैक्टर है। मैंने एक सवाल बनाया, मैंने आपसे पूछा कि बताएं पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है। मैंने ऑप्शन में रखा लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और मैं कर देता हूँ फैसलाबाद कर देता हूँ। अब जो आंसर है ना मेरा देने वाले बच्चे, कुछ ने लाहौर लगा दिया, कुछ ने फैसलाबाद लगा दिया, कुछ ने इस्लामाबाद लगा दिया, कुछ ने कराची लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट जो है इसके डिस्ट्रैक्टर इफेक्टिव हैं, यानी अच्छे डिस्ट्रैक्टर है। भाई भटका लेते हैं ना, अपनी तरफ माइल कर लेते हैं।
डिस्ट्रैक्टर ने क्या किया है, अपनी तरफ माइल कर दिया, तो इसका मतलब डिस्ट्रैक्टर अच्छे हुए ना। और अगर मैं वही वहां पे एक ऑप्शन फैसलाबाद की जगह लंदन लिख देता हूँ, अब कोई बच्चा भी लंदन नहीं लगाता, इसका मतलब है डिस्ट्रैक्टर बहुत वीक था, डिस्ट्रैक्टर काम का नहीं था। और अगर मेरी क्लास के नालायक बच्चे, मिसाल तौर पे यही था जैसे पहले मैंने फैसलाबाद लाहौर, अब क्लास के नालायक बच्चे जो हैं वो लाहौर कराची और फैसलाबाद लगा रहे हैं, और लाइक बच्चे इस्लामाबाद ही लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रैक्टर अच्छा था, यानी लाइक बच्चे इस्लामाबाद तरफ गए, गुड, नालायक बच्चे उधर गए, इस मतलब ये भी डिस्ट्रैक्टर अच्छा है, जिसने नालायक नालायकों की तरफ गया और लाइक लाइक की तरफ गया, यानी वो हाई की तरफ गया। अब थोड़ी बात की समझ आई है कि अभी भी कोई नहीं आई? कोई और मिसाल गढ़ूं? शुक्र है। अच्छा जी, इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर एग्जांपल, विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग? कौन सा प्लैनेट है जो ब्यूटीफुल रिंग की वजह से मशहूर है? अर्थ, मार्स, सैटर्न, वीनस। अब ये वाला एक जो है वो इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर होगा। आप लेकिन इसके अंदर अर्थ जो है ना बड़ा वीक डिस्ट्रैक्टर होगा, कि कोई भी आप में से अर्थ नहीं लगाएगा। इसका मतलब है अर्थ नहीं लगाएगा तो अर्थ एक वीक डिस्ट्रैक्टर है, इसको हमें निकाल देना चाहिए और इसकी जगह पे एक इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर डालना चाहिए। यानी अच्छा क्वेश्चन तो वो होता है जिसके चारों ऑप्शन जो है ना वो भटका दें। कोई अर्थ लगा रहा हो, कोई मार्स लगा रहा हो, कोई सैचुरन लगा रहा हो, कोई वेनस। अगर तो ऐसा सवाल हो कि आते साथ ही पता चल गया, अगर मैं कहता हूं जी कि कौन सा जो है वो सोलर ऐसा है जिसके ऊपर जिंदगी एग्जिस्ट करती है, और नीचे मैं ऑप्शन दे देता हूँ यही अर्थ, मार्स, सैचुरन, वेनस। अब आप बताएं कि क्या जो है ना ये एक क्वेश्चन होगा, वो वाला स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ सब ने अर्थ लगा देना है, यानी नलायक ने भी अर्थ लगा देना है, लायक ने भी अर्थ लगा देना है। अब इसका मतलब है नलायक लायक अर्थ लगा देंगे, बाकी तीनों डिस्ट्रक्टर इसी काम के नहीं है। अब अर्थ को उड़ा के अगर लगा देंगे तो फिर चांसेस हैं कि वो जो है ना वो थोड़े लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस? पेरिस है, इसको छोड़े मतलब। यहां तक सबको समझ आ गई? पहले में आइटम डिफिकल्टी की बात की थी, आइटम डिफिकल्टी जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कितना मुश्किल है। दूसरा हमने बात की डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो नलायक और लायक के अंदर कितना फर्क करता है। तीसरा बात की डिस्ट्रैक्टर, जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन देखने हैं कि वो नलायक नलायकों को गलत कर रहा है और लायक ठीक कर रहा है, इस सवाल अच्छा है। अगर नलायक जो है वो ठीक कर रहा हो और लायक गलत कर रहा हो तो इसका मतलब वो सवाल ठीक नहीं है। या ऐसा डिस्ट्रैक्टर जिसको किसी ने कभी चूज ही ना किया हो, ऐसा डिस्ट्रैक्टर जिसको देखते साथ पता चल जाएगा ये तो भाई ये जवाब तो पक्का पता मुझे नहीं है, तो ये वाला एक वीक डिस्ट्रैक्टर होता है, उसको हमें फिर रिमूव करके उसकी जगह पे डिस्ट्रैक्टर और लेके आना चाहिए, ताकि लोग सोचने पे मजबूर हों। इस टॉपिक की समझ आ गई सबको? काफी नहीं आज? क्या ख्याल है? एनएफ टुडे? चले कल करते हैं, ठीक है, कल हम टॉपिक करेंगे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ठीक है। कल वैलिडिटी और रिलायबिलिटी खत्म करके ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर ना एक टॉपिक था एजुकेशन कोड लिखा हुआ था, तो कोड के अंदर ना हमारे सारे एजुकेशन लॉज वगैरह की बातें आ जाती हैं, तो वो हम एजुकेशन लॉज के अंदर मैंने उसको शिफ्ट कर दिया हुआ। इसी तरह एजुकेट वो अप्रेजल वाला वो भी इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा, तो कल इंशाल्लाह वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी।